क्या है यहाँ पे था। पार्ट थर्ड है ये। अब यहाँ पे से है, कौन सा एकमात्र प्रत्यक्ष क्रमबद्ध और प्रमाणित पुस्तक है जो इल्तुतमिश रजिया नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय की जानकारी देता है। तो ये क्या है, तबकात नासिरी है, जो कि मिनहाजुल सिराज का है। क्योंकि जो हसन निजामी का जो बुक है, हसन निजामी का वो है ताजुल मासीर, ताजुल मासीर, ठीक है ना। ताजुल मासीर तो वो ऐबक के समय की जानकारी देता है, ये होगा। फिर यहाँ पे कि सब सल्तनतकारी प्रमुख राजनीतिक विचारक थे। तो बर्नी थे, एक राजनीतिक विचारक थे। सल्तनत काल का विवरण देता है इब्न बतूता, ये तो पता ही है। फिर से यहाँ पे सवाल है, मिनहाजुल सिराज ने किसे दिल्ली का आदर्श सुल्तान बताया था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद को बताया था। कुरान खा वाला टोपी सीता था उसको। बर्नी के अनुसार आदर्श सुल्तान कौन है? तो मोहम्मद गजनबी या फिर एफएसटी। इसके बारे में बताता है कहाँ पे, सब के बारे में, फतवाए जहादारी में। फिर यहाँ पे देखते हैं, एक तरफ लेखक है, एक तरफ उसका बुक है, एक तरफ उसका शासक से संबंधित है। अमीर खुसरो, ये तो पता ही है, खड़ीवाड़ी, किरान उल सादेन, आसिका, नूर सिपिहर, तुगलकनामा, खजाइन उल फतवा, अल्फुजास, अल्फजल, फवाद, ठीक है। फिर मिनहान फिर मिनहान उस सिराज का बुक का नाम है तबकात नासिरी, ये इल्तुतमिश के दरबार में रहता था। बर्नी का बुक का नाम है तारीख फिरोज़शाही, फतवा जहादारी। फिर मासिर आदत, फिर हसरतनामा ये बर्नी की आत्मकथा भी है और पैगंबर के बारे में जानकारी मिलता है। ये एमबीटी और एफएसटी के बारे में जानकारी देता है ये सब। हसन निजामी का क्या है, ताजुल मासिर, हसमत बक मासी बात कर। ताजुल मासिर ऐबक के बारे में जानकारी देता है, ये दिल्ली सल्तनत का पहला आधिकारिक इतिहासकार है। फिर क्या है, याह्या बिन सरहिंदी, इसमें सिकंदर लोदी के बारे में तो जानकारी मिलता ही है, प्लस एफएसटी की नहर योजना के बारे में भी जानकारी मिलता है तारीख मुबारक सही में। फिर इब्न बतूता का बुक का नाम क्या है, किताबुल रुहेला, अरबी में लिखा था, ठीक है, एमबीटी के समय का। फिर है फतवात फिरोज़शाही, ये फिरोज शाह का क्या है, फतवात फिरोज़शाही, फिरोज शाह का ये आत्मकथा है जिसने खुद लिखा था। यही बीपीएससी एसओ में सवाल पूछा था। गोलखी नाम से सिकंदर लोदी कविता लिखता था, आपको याद रखना है। जिया नक्शबी का क्या है, तूतीनामा, क्या है, तूतीनामा। इसामी का क्या है बुक, इसामी का फतवात सलातिन, इसमें अलाउद्दीन हसन शाह के समय का है, बहमनी साम्राज्य का। अलबरूनी का बुक का नाम क्या है, मासर उल सादत या कुबतुल तारिक, मासूल सादत या कुबतुल तारिक, मासूल सादत। फिर किताब नौरस क्या है, किताब नौरस एक धार्मिक किताब है, ये इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के समय का है। किताब नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय लिखा है और ये धार्मिक किताब है। तारीख फिरोज़शाही ये दो आदमी लिखा है, एक तो अफ़ीम लिखा है शम्स सिराज अफ़ीक, और एक बर्नी भी लिखा हुआ है। बर्नी किसके दरबार में था, तो एफएसटी के समय से शुरू होता है इसका कहानी, एमबीटी ये सब के समय था, ठीक है। और इन, ठीक है, ये दोनों के समय ही था, ये सब के समय नहीं। प्रसिद्ध तबकात नासिरी किसकी पुस्तक है, तो तबकात नासिरी है मिनहाजुल सिराज की पुस्तक है। ऊखा मस्जिद किसने बनवाया था, तो कुतुबुल मुबारक खिलजी ने बनाया था। 12 खंबा किसने बनाया, एमबीटी ने। 12 खंबा 12 खंबा कौन बनवा सकता है, जो बहुत तेज दिमाग का हो वही तो बनवा सकता है, तो एमबीटी बनवाया था। अब आते हैं हम लोग रजिया के ऊपर, क्या आते हैं, रजिया के ऊपर, ठीक है। रजिया के ऊपर इसका समय क्या था, रजिया का सबसे पहले ये याद रखो 36 से 40। इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के बाद रजिया को पुरानी बनाया था, याद है ना आपको। ग्वालियर विजय कब किया था, 1333 में, 1233 में। और इसमें किसको हराया था, वहाँ के राजा
मानसिंह को हराया, मंगल किसको हराया था? मंगल को हराया था। मंगल को हराया जंगल में रजिया को रानी बनाने हेतु। लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्क अमीर और जो उसकी चचेरी माँ थी शाह तुर्कान, उसकी पत्नी जो इल्तुतमिश की पत्नी थी शाह तुर्कान और तुर्क सुल्तान रजिया की जगह किसको बनाना चाहते थे? रुकमुद्दीन फिरोज शाह को बनाना चाहते थे, जिसका चचेरा भाई था। ठीक है ना। लेकिन बाद में फिर रजिया ने जब लाल कपड़ा पहनकर न्याय मांगा तो जनता, वफादार और अमीरों ने तुर्क सरदारों की सहायता से सुल्तान बनी। इसका मतलब कि जनता की इच्छा से रजिया सुल्तान बनी थी। ठीक है। रजिया का काम क्या था? तो रजिया का काम था कुल्हा व टोपी पहनकर पुरुषों जैसा वेश धारण करके आती थी, सिक्का चलाई, खुतबा पढ़ी, उपाधि भी ली उदतुल निस्वा। इम्पॉर्टेंट है उदतुल निस्वा। फिर एक चीज़ है, उस समय के जो समकालीन इतिहासकार है वो बोलते हैं कि रजिया हाथी पे चढ़ती थी, घोड़ा पे नहीं। ठीक है। रजिया द्वारा दिया गया पद, रजिया किसको किसको क्या क्या पद दी? तो बदायूं को इक़्तिदार बनाया किसको? एतगीन को। याद है एतगीन कौन है? एतगीन वही है जो न्यायी मामलिकात के पद पे सबसे पहली बार बैठा था, तो याद रखेंगे एतगीन को। पति कौन था इसका? तो अल्बुनिया, अल्तुनिया भटिंडा का इक़्तिदार जो था। आमिर आखुर का पद कौन दिया? तो अपने लवर को दी, जो याकूत नाम से था। क्या नाम है? जलालुद्दीन याकूत, जो गैर तुर्क था, इथोपेनिया और अबिसिनिया देश का था, अबिसिनिया देश का था। आमिर शिकार किसको बनाए? शिकार करने के लिए बलबन को। तो शिकार किसको बनाए? बलबन को। लेकिन आमिर आखुर, आमिर आखुर क्या? अश्वशाला, ये याकूत को बनाए। याकूत क्या करता था? ये जो याकूत है, ये जो याकूत है, ये रजिया को हाथ लगा के घोड़ा पर बैठलाता था। ऐसे याद कर सकते हो। रजिया के ऊपर कथन किसने क्या कहा? जो सिराज है उसमें कहा, सिराज बोला कि इसमें शासक होने के सभी गुण है के सिवाय वो स्त्री है। हसन निजामी कहा क्या? इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी में सबसे श्रेष्ठ थी। इसामी जो थे चरखा वाले, उसने क्या बोला कि महिला शासन के बजाय चरखा चलाए। और बिबुल्ला क्या बोला कि रजिया का पतन तुर्क अमीरों की विजय है। फिर उसके बाद है रजिया के समय ख्वारिज़म के किस सूबेदार ने मंगोलों के खिलाफ सहायता मांगा? तो ख्वारिज़म के एक शासक था 1238 में, वो मंगोल उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन रजिया ने उनको सहायता तो नहीं दिया, लेकिन पैसा वगैरह दिया था। किसको? मलिक हसन को। किसको? मलिक हसन को। मगर रजिया केवल इसको पैसा देके हटा दी। मलिक हसन को क्या नाम रहेगा? मलिक हसन, मलिक हसन, मलिक हसन। तो मलिक हसन हंसा मगर पैसा लिया, बड़ी जान नहीं बचा, पैसा लिया तो हंसा, पैसा लिया हंसा तो हंसा सिर्फ। उसके बाद जो है मृत्यु कहाँ पे हुआ था? तो हरियाणा के कैथल में हुआ था। मृत्यु कहाँ पे हुआ था? हरियाणा के कैथल में हुआ था। उसके बाद है बहराम शाह। बहराम शाह क्या है? तुर्क अमीरों ने उसी शर्त पर बहराम शाह को सुल्तान बनाया कि वह शासन का समस्त अधिकार तुर्क अमीरों को देगा। तुर्क अमीरों ने उसी शर्त पर बहराम शाह को सुल्तान बनाया। अब बहराम शाह कहते हैं, बहराम शाह को शासक किसने बनाया? तुर्क अमीरों ने बनाया। उसी शर्त पे बनाया था कि वह सुल्तान बनाया कि वह शासन का समस्त अधिकार किसको देगा? किसको देगा? तुर्क अमीरों को देगा। न्यायी मामलिकात पद का सृजन किया, जिसमें एतगीन को सबसे पहली बार बैठाया। यही वही एतगीन है जिसको बदायूं का इक़्तिदार बनाई थी रजिया। सबसे कम समय तक शासन किया बहराम शाह। मंगोलों का भारत पे पहला आक्रमण इसी बहराम शाह के समय हुआ था 1241 में। तायर लाहौर में हुआ था, तायर के नेतृत्व में। तायर बहराम शाह बहुत बेरहमी से बहराम शाह के समय तायर आक्रमण किया था। बहराम शाह का अंत कैसे हुआ? तो उनके एक वजीर थे मुइजुद्दीन, मुइजुद्दीन के नेतृत्व में तुर्क सरदारों ने किला में घेर कर इसको मारा। जिसके वजीर कौन थे? मुइजुद्दीन, मुइजुद्दीन। फिर है नासरुद्दीन मोहम्मद, नासरुद्दीन मोहम्मद, नासरुद्दीन मोहम्मद। नासरुद्दीन मोहम्मद क्या है? ये सिंपल टोपी वाला कुरान लिखने वाला शासक था, शमसी वंश का था। इलबरी तुर्क वंश का ये अंतिम शासक है। इलबरी तुर्क वंश का ये
अंतिम शासक है इसके बाद बलबनी वंश स्टार्ट होगा तो बलबन आएगा। मिन्हाज सिराज ताब कहते नासिरी में इसको समर्पित है। आदर्श सुल्तान बताया है। नासिरुद्दीन का प्रमुख कथन है कि हम राज के ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं। हम राज के ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं। किसने मंगोल नेता हलाकू से संधि किया था? तो ये नासिरुद्दीन मोहम्मदी है। हलाकू से संधि किया था, हलाकू से संधि किया था, याद रहेगा। अब यहाँ पे देखो, जो नासिरुद्दीन मोहम्मद है, इसी के समय न्याबी मामलिकात पद को लेकर विवाद हो जाता है। यही टीआरडी में पूछा था। एक इमादुल रेहान और बलबन। इमादुल रेहान क्या करता है? ये बन जाता है बलबन को हटा के, ठीक है। बलबन का वास्तविक उदय किसके समय हुआ था? तो ये नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय हुआ था, क्योंकि उपाधि इसको उलूग खां मिला था, पद न्याबी मामलिकात मिला था, लेकिन विवाद हो गया था। फिर बलबन अपनी पुत्री का विवाह इसी से कर दिए थे। अब यहाँ से शुरू होता है बलबन। तो वास्तविक नाम क्या था? ये टीआरडी में पूछा हुआ है। बाहुद्दीन था इनका, बाहुद्दीन बलबन। इलबरी तुर्क जनजाति का था। किसका गुलाम था? तो इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का। 1233 में ग्वालियर विजय के दौरान खरीद लिया था। इल्तुतमिश ग्वालियर विजय के दौरान दो काम किया था, एक तो बलबन को खरीदा था और एक रजिया को सुल्तान बनाया। समय क्या है? तो 66 से 87, याद रखेंगे, 66 से 87। यही 66 जो डेट है, यहीं पे चालीसा तुर्क चालगानी क्या होता है? समाप्त। फिर बलबन का पद इसको शुरुआत से क्या क्या मिला? तो सबसे पहले इसको खासदार का पद मिला। खासदार मतलब क्या होता है? जो सुल्तान का निजी सेवक बने। तो एकदम जो निजी आदमी होता है वही खास होता है, वही सेवक बनता है। तो इल्तुतमिश सबसे पहला पद इसको यही दिया था। ये टीआरडी में पूछा था, सबसे पहला पद बलबन को क्या मिला था? खासदार। तुर्क चालगान का भी सदस्य बन गया था उस समय, दास भी था। फिर अमीर शिकार। अमीर शिकार कौन थी? तो रजिया थी। फिर अमीर आखूर। अमीर आखूर क्या है? अश्वशाला। ये कौन बना है? बहराम शाह। क्या है? बहराम शाह। फिर अमीर हाजिब। अमीर हाजिब कौन है? शिष्टाचार वाला। तो ये अलाउद्दीन मसूद शाह, ये भी इम्पोर्टेंट है। अमीर हाजिब कब बना? फिर न्यायबे मामलिकात उल्गू खां की उपाधि कब मिला इसको? नासिरुद्दीन मोहम्मद। तो हम लोग भूल क्या जाते हैं? ये दोनों पद। एक खासदार कब मिला था इसको? एक अमीर हाजिब। अमीर हाजिब कौन दिया था? अलाउद्दीन मसूद शाह। ये भी भूल जाते हैं। अमीर आकुर, बाराम शाह। और एक पद हम लोग जानते हैं कि न्यायबे मामलिकात कब मिला था इसको? नासिरुद्दीन मोहम्मद। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय ही फाइनली क्या हो गया था? विवाद हो गया था। एक तो रेहान वर्सेस बलबन, ठीक है। उसके बाद जानेंगे हम लोग कि ये काम क्या क्या किया बलबन। तो तुर्क चालगान को समाप्ति किया। मुस्लिम परंपरा की जगह ईरानी परंपरा लाया, जैसे सिजदा और पाबेज परंपरा, नावरोज परंपरा, फारसी परंपरा लाया। फिर गुलाम वंश के किस शासक ने कठोर सीमांत नीति को अपनाया था? तो बलबन ने ही अपनाया था, मंगोल आक्रमण के भय के कारण। अब है यहाँ पे बलबन द्वारा स्थापित विभाग। बलबन कौन कौन सा विभाग को स्थापना किया? तो एक तो दीवानी अर्ज सेना के लिए सैन्य विभाग, और एक बड़ी दे ममालिक गुप्तचर विभाग। बहुत से बड़ी, बहुत से बलबन। फिर बलबन ने उपाधि क्या क्या लिया? ये भी टीआरडी में पूछता है। तो बलबन ने जिले अल्लाह की उपाधि लिया, नियाबे खुदाई की उपाधि लिया, उल्गू खां की उपाधि रहा, जो मंगोल आक्रमण के कारण इसको मिला नासिरुद्दीन मोहम्मद के द्वारा। फिर नासिर आमिर उल मोमिन जो अपने सिक्का पे ये उपाधि खुदवाया था। नासिर आमिर उल मोमिन का उपाधि इल्तुतमिश भी लिया था। जिले अल्लाह, नियामत खुदाई, उल्गू खां, नासिर आमिर उल मोमिन। फिर आपको याद रखना है कि बलबन के शाही कुलीनता का किससे पता चलता है? तो बलबन के शाही कुलीनता का पता फिरदौसी के शाहनामा से पता चलता है, ना कि बढ़नी से। कैसे पता चलेगा बलबन के बारे में बढ़नी से? नहीं पता चलेगा, क्योंकि जो बढ़नी जो है वो आता ही कब है? बढ़नी आता ही है आपको एमबीटी के समय से, ठीक है। किस सुल्तान ने सैन्य प्रशासन को सामान्य प्रशासन से अलग किया? सैन्य प्रशासन को सामान्य प्रशासन से अलग करने वाला सुल्तान तो बलबन ही है। बलबन ने ही जागीरदारों और सैनिकों द्वारा किराए पर आदमियों और युद्ध को भेजने की परंपरा समाप्त की। ये बोला कि जो किराया देते हैं
जमींदार को, सैनिकों को जो किराया देते हैं उसको भेजने का जो परंपरा है वो समाप्त कौन किया था? बलवन। एक चीज़ और आपको बता दें, बलवन ने क्या किया था, जो कमज़ोर सैनिक हुए थे ना उनको पेंशन देना शुरू किया था। वेतन छोड़ कर उनको पेंशन दे दिया और उनको सेना से निकाल दिया था, लेकिन तुर्क लोग इसका बहुत विरोध भी किया था। ठीक है। फिर आपको याद रखना है बलबन के राजत्व पे किसने लिखा था? तो बर्नी लिखा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके राजत्व पे किसने लिखा? बर्नी। अभी एक सवाल था कि उसका जो है बलबन की शाही कुलीनता का किससे पता चलता है? तो फिरदौसी के शाहनामा से। वो अपने आप को अफरासियाज का वंशज मानता था, लेकिन इसके राजत्व का वर्णन किससे मिलता है? तो बर्नी। बलबन के समय सैन्य अभियान। बलबन के समय सैन्य अभियान कौन कौन हुआ? तो सबसे पहले मेवातियों का विद्रोह हुआ। मेवातियों का विद्रोह मतलब राजपूत का जो विद्रोह हुआ था उसको दबाया। उसमें क्या किया हुआ था, वो जंगल की जगह साफ करके वहाँ पे 4 किला बनाया, अफगान का भर्ती किया, चौकिया बनाया, ये सब काम किया। और काम्पीली, जलाली, भोजपुर, पटियाली, काम्पीली, जलाली, भोजपुर, पटियाली, ये 4 वो किला बनाया था। फिर से उसके बाद याद रखना है बंगाल विद्रोह गया था इसके समय 1280 में, बलबन के समय। बलबन का टाइम पीरियड क्या है? 1286 से 1287। तो बंगाल विद्रोह कब हुआ ये भी पूछ सकता है। 1280 में हुआ था। 80 में कैसे याद कराए थे? 80 में बंगाली क्या खाया? खस्सी। 80 में बंगाली क्या खाया? खस्सी। ऐसे याद कराए थे। ये इसमें क्या किया था? तुगरिल खां मुक्सुद्दीन की उपाधि ले लिया और अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया, मुक्सुद्दीन की उपाधि लेके। इसकी ठीक है। बंगाल विद्रोह दबाने के लिए सबसे पहले अवध के गवर्नर को भेजता है अमीन खान को, असफल हो जाता है। फिर मलिक तर्गी को भेजता है, वो भी असफल हो जाता है। तो अमीन खान और मलिक तर्गी ये दोनों जब असफल हो जाते हैं तो इनको मृत्युदंड दे देता है मलिक, ये अमीन खान और तर्गी। उसके बाद क्या होता है कि बलबन जो है वह स्वयं जाता है बुगरा खां के साथ। बुगरा खां उसका बेटा है और तब बंगाल के विद्रोह को दमन करता है। बलबन द्वारा दिया गया मृत्युदंड किसको क्या क्या दिया? तो एक बदायूं के गवर्नर थे जो बहुत बकबक बोलता था, एक अवध का इक़्तिदार था हैबत खां। बदायूं के गवर्नर और अवध का इक़्तिदार, ये दोनों को क्या किया था? दास 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 जो होते हैं ना, दास, तो दास के प्रति जो है जो अनियमित रूप से ये रवैया अपनाया था, इसके कारण इनको क्या हुआ? दंड दिया था। बदायूं और अवध के इक़्तिदार को। बदायूं का क्या है? मलिक बकबक। अवध का क्या है? हैबत खां। इसके कारण कोरा लगवाया। और लेकिन ये दोनों का जो है मलिक तर्गी और अवध का गवर्नर था अमीन खान, इन दोनों को मिला था बंगाल विजय में असफल हो गया था इस कारण। ठीक है। अब मंगोलों की समस्या का समाधान। मंगोल का भी समस्या बहुत बढ़ रहा था बलबन के समय। उसकी समस्या का समाधान कैसे किया? तो उत्तरी पश्चिमी सीमा पे क्या किया? 18,000 सैनिकों का 2 रोह बनाया। एक तो लाहौर मुल्तान दीपालपुर में और एक समाना भटिंडा में। लाहौर मुल्तान दीपालपुर में, समाना भटिंडा में। फिर क्या किया? 1285 में तमर वर्सेस शाहजादा मोहम्मद जिसको शहीद आजम। ये क्या होता है कि इसी समय जो इसका शाहजादा मोहम्मद था, इसका बेटा था, वो तब काम तमाम हो जाता है। बलबन किससे? तमर। बलबन सीमांत प्रदेश की सुरक्षा हेतु किससे नियुक्त करता है? तो ये शेर खां, बुगरा खां, महमूद खां। अब इसमें जो क्या है, शेर खां, बुगरा खां, महमूद खां सीमांत प्रदेश की सुरक्षा हेतु नियुक्त करता है। लेकिन इसमें जो महमूद खां है ये मंगोल आक्रमण के समय मर जाता है। मंगोल आक्रमण के समय मर जाता है। बलबन ने इक्ता प्रथा में सुधार लाने हेतु किसकी नियुक्ति किया था? तो ख्वाजा। इक्ता प्रथा में सुधार है इसकी नियुक्ति करने के लिए इसमें किसकी नियुक्ति किया था? ख्वाजा की। ऐसा भी माना जाता है कि जो बलबन है वो क्या किया था? इक्ता प्रथा का पुनर्गठन किया था। क्या किया था? पुनर्गठन किया था। कैसे याद रखोगे? तो खाजा खाकर बल आता तो ख्वाजा। बलबन द्वारा संरक्षित विद्वान कौन कौन था? तो एक तो अमीर खुसरो, याद रहेगा ही अमीर खुसरो। एक अमीर हसन देहलवी। तो दोनों नाम है अमीर अमीर, अमीर हसन देहलवी। अमीर आदमी अमीर को ही रखेगा।
फिर यहाँ पे 1207 में किस मंगोल नेता ने के दूत का बलबन ने दिल्ली में स्वागत किया था? हलाकू के दूत का दिल्ली में स्वागत किया था बलबन। आपको याद रहा है कि इसी हलाकू से संधि कौन किया हुआ है? तो बलबन से पहले जो आया था कौन? नासिरुद्दीन मोहम्मद, वो संधि किया था। लेकिन इसके दूत का जो स्वागत कौन कर रहा है? तो वही बलबन कर रहा है। बलबन किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का, क्योंकि 1233 में बलबन खरीदा था इल्तुतमिश को। कहाँ से? ग्वालियर विजय के दौरान। बताए बलबन ने किस किस प्रथा की शुरुआत नहीं किया था? तो रक्त और लोह नीति का किया था, पावेश और सिद्धा प्रथा का किया था, राजत्व का सिद्धांत किया था, नवरोज प्रथा चलाया, और तुर्काने चालगानी को क्या किया था? समाप्त किया था। वो भी कब? 1266 में। अब यहाँ पर है तुर्कानी चालगानी को समाप्त कब किया था? तो 1266 में। शुरुआत में ही समाप्त कर दिया तुर्कानी चालगानी को, क्योंकि जानता था तुर्कानी चालगानी में क्या क्या खेला बेला होता है। फिर है आ गए हम लोग रजिया सुल्तान पे। फिर से पढ़ते हैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको। यहाँ पे हमको इसमें ये पढ़ना है कि ये पढ़ना है कि एक सेकेंड। देखो, रजिया सुल्तान के समय सबसे पहला विद्रोह कब होता है? सबसे पहला विद्रोह होता है रजिया का। तो विरोध बहुत लोग किया, इसमें जो सबसे पहला विद्रोह होता है वो लाहौर का एक गवर्नर था, इसका नाम बहुत आएगा, कबीर खां अयाज। कबीर खां अयाज। तो जो कबीर खां अयाज नाम का आदमी था ना, याद रहे कबीर खां अयाज नाम का जो आदमी था वो लाहौर का गवर्नर था। वो रजिया के समय क्या किया था? विद्रोह हो गया कर दिया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ से सवाल आता है बहुत इम्पोर्टेंट। रजिया के समय वजीर जो था मलिक जुनैदी था। मलिक जुनैदी, मलिक जुनैदी। जो मलिक जुनैदी था उसमें वजीर बना हुआ था, लेकिन ये वजीर जो है वो रजिया के अंदर काम करने से मना कर दिया और अपना पद को अस्वीकार कर दिया था। तो ये भी विद्रोह किया था। तो ये पूछे रजिया के समय किस वजीर ने विद्रोह किया था? तो मलिक जुनैदी ने। लाहौर में किसने किया था? कबीर खां अयाज ने। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद क्या कि इतना विद्रोह हो रहा है तो मलिक त्याइसी को जो अवध का इक़्तिदार था वो क्या विद्रोह को शांत करने थे। यहाँ पे यही सवाल पूछता है। तो फिर रजिया ने किसको विद्रोह दबाने हेतु भेजा था? तो ताइसी को। कैसे याद रहेगा? तो तैस में गया विद्रोह दबाने ताइसी। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ? 73 लोग सुधरने में तो है नहीं। बदायूं का जो इक़्तिदार था वो मलिक सलारी था। बदायूं का इक़्तिदार उस समय रजिया के समय एक मलिक सलारी था। और मुल्तान का जो था कबीर खां अयाज। ये दोनों आपस में मिल गए गुप्त रूप से। फिर इसमें ये जुनैदी भी मिल गया। उसके बाद लेकिन जब रजिया को षड्यंत्र का पता लगा तो ये लोग भागने लगा। भागते भागते क्या हो गया कि ये जो लाहौर का जो सूबेदार था मलिक उद्दीन जानी का हत्या हो गया, और जो वजीर है जुनैदी का ये सिरमुर के पहाड़ी में भागकर इसका मृत्यु हो गया। यहाँ से यही सवाल बनेगा। अभी तो फिलहाल कबीर खां अयाजी आया और जुनैदी का सवाल आया है। उसके बाद है रजिया सुल्तान का कार्य और क्या क्या है। तो यहाँ पे देखो, विद्रोही इक़्तिदार पता है, उसे बहुत सारा विद्रोह इक़्तिदार लोग कर रहा था। तो उनको परास्त करने के लिए शासन का क्या किए? पुनर्गठन किए। इसमें जो क्या था प्रमुख लक्ष्य? जो चालीसा दल में जो तुर्क थे, चालीसा दल में जो एक सेकेंड। अब यहाँ पे देखो रजिया तो क्या की कि वो चालीसा दल के प्रभाव को समाप्त करना चाहते थे। अब चालीसा दल का प्रभाव समाप्त कैसे होगा? जब अपने विश्वास पात्र सरदारों को सूबा में नियुक्ति करेगा तभी तो होगा। जैसे एतगिन को बताया था कि बदायूं का इक़्तिदार बनाया। कबीर खां ख्वाजा जो लाहौर का इक़्तिदार था, ये रजिया के खिलाफ विद्रोह किया था तो इसको लाहौर का इक़्तिदार बना दिया। अब बचा अल्तुनिया का जो गवर्नर था, फिर पहले बरन का फिर इसको बतिंडा का गवर्नर बनाया। लेकिन फिर भी इन सब के बाद भी रजिया का पतन हो गया।
ठीक है। रजिया का पतन हो गया, उसका कुछ कारण है। आपको पता है अबिसिनिया एक इथियोपिया, यही पर का था याकूत। तो याकूत को कौन सा पद दी थी? आमिर याकूर, जो घोड़ा का प्रमुख होता है। ये रजिया को हाथ लगा के घोड़ा पर बैठाता था। लेकिन कुछ इतिहासकार याकूत के साथ मानते थे कि इसका प्रेम संबंध है। ठीक है। आमिर याकूर पहले केवल तुर्क लोग को ही नियुक्त किया जाता था, लेकिन रजिया ने गैर तुर्क यानी इथोपिया का जो था याकूत, उसको नियुक्त किया, तो इसके कारण विद्रोह हो गया। तुर्क सामंतों की शक्ति कम हुई, जिससे गैर तुर्क सरदार को प्रोत्साहन मिला। फिर बिहार में विद्रोही सरकार जो थे तुगड़िल ए तुगान खान के सामने भी ये आत्मसमर्पण कर दी। तुगड़िल ए तुगान खान क्या किया? आत्मसमर्पण किया। ये तुगड़िल ए तुगान खान कौन है? तो बलबन के समय वाला। ये रजिया के सामने आत्मसमर्पण करता है, लेकिन बाद में ये 1280 में फिर बलबन के सामने विद्रोह करेगा। ऊंच से लेके लखनौती तक रजिया का अधिकार स्थापित हो गया। उसके बाद क्या है? मलिक कुतुबुद्दीन हसन गौर रणथंभौर के विरुद्ध अभियान किया, लेकिन इसको सफलता नहीं मिला। मलिक कुतुबुद्दीन हसन गौर रणथंभौर के विरुद्ध अभियान किया हसन गौर, लेकिन सफलता नहीं मिला रजिया के दौरान। रजिया के प्रति विद्रोह कैसे कैसे हुआ, तो यहाँ पे देखो, इसमें क्या याद रखना है? एतगिन और अल्तुनिया का जो गवर्नर था, भले इससे बाद में शादी कर लेती है, लेकिन ये दोनों रजिया के विरुद्ध विद्रोह में थे। इसमें बाद में अयाज भी शामिल हो जाता है, कबीर खां अयाज। इसमें क्या याद रखना है? ये देखो, इसका नाम बहुत आ रहा है, कबीर खां अयाज का लाहौर में विद्रोह किया था, ये बात याद रखना है। याकूत की हत्या हो जाती है। ये जो एतगिन और अल्तुनिया का जो विद्रोह करता है कबीर खां अयाज के साथ मिलके, तो इसको दबाने के लिए अमीर गुप्त रूप से अल्तुनिया का समर्थन करते हैं, जिसमें याकूत का क्या हो जाता है? हत्या। तो याकूत कैसे मारा गया वो देख लिए। अल्तुनिया रजिया को हराती है, लेकिन बाद में अल्तुनिया से ही शादी हो जाती है। ठीक है। और उस भटिंडा के किले में इसको कैद कर दिया जाता है, ये भी याद रहेगा। अब रजिया के ऊपर कुछ कथन है। एल्फिस्टन बोलता है, यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत में महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता। एल्फिस्टन का कथन है। मिन्हाज सिराज का कथन है कि रजिया महान शासिका थी, इसमें सभी बादशाह वाले गुण विद्यमान थे, केवल वो नारी थी। 1238 में एक बात याद रखना, जो ख्वारिज्म के जो शाह का सूबादार था मलिक हसन कारलुक, यानी कि कलवा, मलिक हसन कलवा जो है वह मंगोल इसका पीछा कर रहे थे, लेकिन ये रजिया से सहायता मांगी, लेकिन रजिया ने केवल इसको पैसा देकर हटाया। मलिक हसन कारलुक। अब हम लोग जानते हैं कि इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह है, फिर रजिया सुल्तान है, फिर बहराम शाह आता है। बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, मसूद शाह के बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद। अलाउद्दीन मसूद शाह कौन सा पद दिया था बलबन को? अमीर हाजिब, शिष्टाचार वाला। अब हम लोग कुछ बहराम शाह के बारे में बचा हुआ तथ्य पढ़ लेते हैं। तुर्की सरदारों ने विरोध किया, दिल्ली की ओर कूच किया। बहराम शाह को देखो, बहराम शाह के बारे में आप ये याद रखना है कि इसको हत्या कर दिया, इसको हत्या कर दिया। हत्या कौन किया था? तो इसी का वजीर था, बहराम शाह का वजीर ख्वाजा महावाजुद्दीन इसका वजीर का नाम था, याद रखेंगे। तो बहराम शाह की हत्या में शामिल था। उसके बाद क्या किया था कि किस्लू खां, जो तुर्क सरदार था, किस्लू खां महल पे अधिकार कर लिया और अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन तुर्की सरदार लोग और तैयार नहीं थे कि ये राजा बने। इसके कारण रुकनुद्दीन फिरोज शाह का जो पुत्र था अलाउद्दीन मसूद शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र अलाउद्दीन मसूद शाह, वो क्या बनता है? वो राजा बनता है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछेगा कि बहराम शाह की हत्या के समय कौन सा वजीर शामिल था? जैसे रजिया का विरोध कौन वजीर किया? तो मोहम्मद जुनैदी। इसका कौन वजीर किया? तो ख्वाजा मजाबुद्दीन। ठीक है।
उसके बाद है अलाउद्दीन मसूद शाह, ये बनता है राजा। अलाउद्दीन मसूद शाह, पता है इसका वजीर भी महजूबुद्दीन ही बनता है, जो बहराम शाह वाला था। ये बलबन को कौन सा पद देता है? तो अमीर हाजिब, शिष्टाचार और जांच पड़ताल करता है। इसके कारण जो ये इतना करीब पहुंच गया इस पद के होने के कारण बलबन राजा के, कि सारा सिस्टम को समझने लगा। तो मसूद शाह ने बलबन को कौन सा पद पे दिया था, यहाँ से ये सवाल पूछता है। तो ये पद दिया था शिष्टाचार वाला। अब यहाँ पे कुछ सुल्तान को सजाने के लाए हैं। रज्जा सुल्तान के बाद कौन बना सुल्तान? तो बहराम शाह। बहराम शाह के बाद नहीं, रज्जा, हाँ, बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, मसूद शाह के बाद नसरुद्दीन मोहम्मद, मोहम्मद के बाद बलबन। याद हो गया? एक सेकंड, अब आते हैं हम लोग बलबनी वंश में। कुछ बात जो छूट गया था उसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद यहाँ देखो बलबनी वंश में क्या होता है, बलबन आता है। बलबन का ही दो पुत्र होता है, एक शाहजहां मोहम्मद, एक बुगड़ा खां। ये बुगड़ा खां पता है कौन है? जिसके साथ बलबन 1280 में बंगाल में तुगरिल खां का विद्रोह दबाने गया था। और इस शाहजहां मोहम्मद का मृत्यु हो जाता है किस में? जब तायर का आक्रमण होता है, मंगोलों के समय। ठीक है, तो दो पुत्र था इसका, बड़ा ये छोटा ये, लेकिन इस दोनों का मृत्यु हो जाता है। इसी कारण सुल्तान बनता है कैखुसरोबाद, फिर कैकुबाद, फिर कैमूर्स। कैखुसरोबाद, कैकुबाद, कैमूर्स। तो इस तरीके से गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हो गया, ये टीआरई में पूछा था। तो कैमूर्स। ठीक है, अब इसका नाम क्या है? बहाउद्दीन है। पूरा नाम क्या है? गयासुद्दीन बलबन है। जाति कौन है? इलवरी जाति है। वंशज कौन है? अफरासियाज वंशज है, ईरानी वंश का। बंदी बनाया किसको? इसको क्या किया गया था कि बचपन में मंगोलों द्वारा बंदी बना दिया गया था बलबन को। ठीक है, फिर बगदाद में क्या किया, गुलाम के रूप में इसको अली बसेरी खरीदा। ब से बगदाद, ब से बसेरी, ब से बलबन को। तब बलबन को बगदाद में किसने खरीदा था? अगर ये सवाल आ जाए तो बसेरी ने। किसने खरीदा था? बसेरी ने। फिर ये बसेरी ने खरीदा था। फिर वो जो बसेरी है, बगदाद का बसेरी, वह जाके ग्वालियर में किसको बेच देता है? दिल्ली लाया। दिल्ली में क्या किया, इल्तुतमिश इसको 1233 में खरीद लिया था, ग्वालियर विजय के दौरान। ठीक है ना, किससे खरीदा था ये पूछेगा ना, बसेरी से। किससे? बगदाद के बसेरी से। इल्तुतमिश के चालीसा दल में शामिल हो गया ये। इसको इल्तुतमिश कौन सा पद दिया था? खासदार, जो सुल्तान का व्यक्तिगत निजी सेवक होता है वो। रज्जा के काल में अमीर शिकार और हाँसी का सूबेदार भी बना था। हाँसी का सूबेदार, ये भी पूछ सकता है कहाँ का सूबेदार बना था? हाँसी का बना था सूबेदार। ठीक है, फिर ये नासिरुद्दीन की पुत्री से विवाह कर लेता है। न्याय मामले का संपूर्ण प्रदेश में उल्गू खां की उपाधि मिला। क्यों? मंगोल के आक्रमण के खिलाफ। बलबन ने क्या क्या प्रशासनिक सुधार किया? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि दीवाने अर्ज जो बनाया था आरिज सैन्य विभाग के लिए, इसका हेड किसको बनाया था? यहाँ पे यही सवाल पूछेगा, बलबन ने किसको अपना सैन्य मंत्री के रूप में शामिल किया था? इमादुल मुल्क को। तो ये सवाल पूछेगा। बलबन ने किसको कैसे मारा था, ये याद रखें, बलबन ने किसको कैसे मारा था। तो आपको याद रहे, बदायूं के इक़्तिदार मलिक बकबक और अवध के इक़्तिदार हैबत खां को, ये दोनों को तो मारा था। किस लिए मारा था? तो ये दास के प्रति जो रवैया अपनाया था उसके कारण। शेर खां इसका चचेरा भाई था। शेर खां इतना आगे बढ़ रहा था बलबन के काल में कि इसको
जहर देके मरवा देता है शेरखा को, ठीक है ना। आंतरिक विद्रोह का दमन। अब यहाँ पे देखो बलबन आंतरिक विद्रोह का दमन कैसे करता है। तो दिल्ली में मेवातियों का विद्रोह किया, जो मेवाती के विद्रोह को दमन कर दिया। सैनिक छावना स्थापना करके ये सब कैसे किया हम बताएंगे आगे। दोआब में किया। अवध में व्यापारिक मार्ग को जंगल उंगल साफ करके किया। कटेहर जो रुहेलखंड है अभी, वहाँ पे सैन्य चौकी का स्थापना किया। तो अगर कभी पूछे ना कहाँ पे सैन्य चौकी का स्थापना किया था, जंगल साफ कराया था, तो ये कटेहर रुहेलखंड में ही किया था ये सब काम। अब आपको देखना है कि कहाँ से ये बलबन को घोड़े मिला था, कहाँ से बलबन को घोड़ा मिला, अगर ये सवाल आ जाए। तो जूट पर्वतमाला, साल की रेंज है ना, जूट पर्वतमाला वहीं से घोड़े प्राप्त किया था, ठीक है। बलबन ने क्या किया था, बलबन ने बंगाल का इक़्तिदार, बलबन किसको नियुक्त किया था, तो याद है ना, बंगाल के इक़्तिदार बुगड़ा खां को नियुक्त किया अपने पुत्र, क्योंकि इसी के साथ जाके फाइनली 1280 में बंगाल को दबाया था। बंगाल को और दबाने के लिए किसको किसको भेजा था, तो एक भेजा था मलिक तर्की, किसको किसको भेजा था एक बार देख लेते हैं, किसको किसको भेजा था बलबन। तो एक अवध इक़्तिदार अमीन खां और एक मलिक तर्की, दोनों असफल हो गया, ठीक है। तो किसको किसको भेजा था, एक तो मलिक तर्की और एक ये अमीर खां, अवध इक़्तिदार अमीर खां, क्लियर हो गया। बलबन के अंतिम दिन में मृत्यु। तब इनका जो पुत्र था शाहजादा मोहम्मद का मृत्यु हो गया था, याद है, मंगोल आक्रमण के समय तायर का जब हुआ था। अब बलबन के अंतिम दिन में देखो तो शाहजादा मोहम्मद की मृत्यु तो हो ही गया। दूसरा जो था इसका जो बुगड़ा खां था, इतना अच्छा आदमी था, लेकिन जो बंगाल का सूबेदार बना था, ये भोग विलास में चला गया। अब जो क्या किया कि फिर क्या किया बलबन, दिल्ली का कोतवाल जो था गुलिकिल उमरा ख्वाजा हसन बसरी, बसरी कौन है, तो वही जो बलबन को बेचा था, याद है, बसरी है, कुलकुल उमड़ा है, इन सभी को बुलवा कर बोला कि अब से जो है अगला सुल्तान हमारे बाद, क्योंकि ये दोनों तो ख़त्म हो गया कहानी, तो शहजादा मोहम्मद का जो बड़ा पुत्र है कैखुसरो वो बनेगा, ठीक है ना, कैखुसरो उत्तराधिकारी होगा। बलबन का कब्र कहाँ पर है, तो कुतुब मीनार के पीछे ही है, दार उल अमन या फिर यानी इंसाफ का दरवाज़ा के नाम से है, दार उल अमन कुतुब मीनार के पीछे बलबन का है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये कैक्युबाद हो गया, कैखुसरो हो गया, फिर कैखुसरो हो गया, कैखुसरो के बारे में क्या है, फ़खरुद्दीन मोहम्मद इसके में समय षड्यंत्र करने लगा। फिर कौन बन गया, कैकुबाद बन गया। मात्र 17 से 18 वर्ष का पालन पोषण बलबन के नियंत्रण में रहा। ये कभी लड़की नशा के चक्कर में नहीं था, लेकिन इसको भोग विलासिता में इसको लगवा दिया गया, उस भोग विलासिता में इसको लगवा दिया गया। निजामुद्दीन दिल्ली शासन के सभी कार्य अपने हाथ में ले लिया, लेकिन निजामुद्दीन को, अब यहाँ पे ये सवाल पूछ सकता है कि जो कैकुबाद है, कैकुबाद किसको जहर दिया था, जहर किसको दिया था, तो ये जहर दिया था निजामुद्दीन को। किसको जहर दिया था, निजामुद्दीन को, एकदम अपने दादा जैसा काम कर रहा है। जहर दे के इसको मार दिया कैकुबाद को, और उसके बाद ये सॉरी निजामुद्दीन को, और उसके बाद समाना से, समाना यानी कि पंजाब, जो मलिक फ़िरोज़ था जलालुद्दीन खिलजी, मलिक फ़िरोज़ इसी का नाम है चाचा का, जलालुद्दीन खिलजी को बुलाया और उसको बोला कि तुम बरन का राज्यपाल बन जाओ, आरिज़ मुमालिक बन जाओ। आरिज़ मुमालिक भी नियुक्त कर दिया, शाइस्ता खां की उपाधि दिया। यहाँ पे ये पूछ सकता है कि चाचा को कैकुबाद किस किस प्रकार से सम्मानित किया। निजामुद्दीन को जहर दिलवा दिया, उसके बाद इसको बरन का राज्यपाल बना दिया, आरिज़ मुमालिक, उसके बाद शाइस्ता खां का उपाधि भी दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, कैकुबाद को लकवा मार दिया। अब इसका 3 वर्ष का बेटा बचा हुआ था लास्ट में कैमूर्स। कैमूर्स को क्या किया, ये जो चाचा 3 साल का था, तो इसको लपेटा तौलिया में और नदी में फेंक के मार दिया, कहानी ख़त्म।
अब उसके बाद आखिरी में आता है, अब उसके बाद ये सब तो याद ही रहेगा तुमको, कौन कितना वंश का था, ठीक है। छक्का से 90, 90 से T20 खेला, T20 बौका 14, बौका 14 से 91, 91 से 26, याद ही रहेगा। अब ऐबक का आरंभिक जीवन क्या था, तो ऐबक तुर्क जनजाति का था। ऐबक का अर्थ क्या होता है, चंद्रमा का देवता। इसके माता पिता क्या थे, तुर्किस्तान के तुर्क थे। बचपन में परिवार से बिछड़ गया था ऐबक। एक व्यापारी द्वारा, कहाँ का व्यापारी, निसापुर, निसापुर बाजार, ठीक है ना। तो काजी फखरुद्दीन अजील कुकी, निसापुर व्यापार के व्यापारी थे कुकी, अब्दुल अजीज कुकी इसको खरीद लिए। फिर ये गुलामों में योग साइट, इस लेकिन गुलाम के बावजूद भी ये बहुत सारा इसको शिक्षा उक्षा दिया गया। ऐबक सौरीला सुर के कारण इसको कुरान खा भी बोला जाता था। काजी की मृत्यु के बाद पुत्रों ने व्यापारी बेच दिया, मतलब इसको गजनी ले गया, ठीक है। और गजनी से कौन खरीद लिया, मोहम्मद गोरी खरीद लिया। यहाँ पे देखो, यानी कि ऐबक को कैसे खरीदा गया, तो ऐबक को कुकी, निसापुर व्यापारी था, निसापुर व्यापारी कुकी खरीदा। फिर कुकी के बाद कहाँ ले गया गया इसको, गजनी, गजनी में इसको गोरी खरीद लिया था, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। गोरी खरीद लिया और यहीं से इसके जीवन में एक नया चैप्टर शुरू हुआ। और ये गुलाम वंश का प्रथम और दिल्ली सल्तनत का प्रथम तुर्क मुसलमान शासक बना, सुल्तान नहीं, शासक, ठीक है। फिर अगर ये पूछा जाए मोहम्मद गोरी के सहायक रूप में ऐबक, तो अब गोरी का सहायक रूप में ऐबक, अब जो गोरी है ऐबक को कौन सा पद दिया था, तो आमिर आखोर। तो गोरी ने, कैसे याद रखोगे इस लाइन को, कौन सा पद दिया था ऐबक को, तो गोरी ने ऐबक को घोड़ी बनाया, गोरी ने घोड़ी बनाया ऐबक को, ऐसे याद हो जाएगा। तराइन के युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो ऐबक है इल्तुतमिश को खाता और इसको सरे जानदा और शिष्टाचार का प्रत्याय, ये कौन सा पद दिया, तो ये याद रहेगा।